6 की काउंसिल गाइडलाइंस निकाल लीजिए सॉलिसिटेशन की। फर्स्ट वन, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन द प्रेस। जनरल रूल है, एक मेंबर एडवर्टाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट एडवर्टाइज। हाउ एवर, यदि उसकी पार्टनरशिप में चेंजेस आए कुछ, या एड्रेस चेंज हुआ, या टेलीफोन नंबर चेंज हुए, इनको वो एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट में सिंपल क्या चेंज आया है वो लिखा जाएगा, इसके अलावा एडिशनल कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और जो ये एडवर्टीजमेंट होगी, ऐसा नहीं कि हर रोज आप अखबार में देंगे, लिमिटेड नंबर एज वेल एज जिस एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे उस एरिया में जहां पर आपका ऑफिस है, प्रोवाइडेड it contains a bare statement of facts, an area of distribution and number of insertions in the newspaper should be limited। क्या हम इंस्टीट्यूट के जर्नल में ऐड दे सकते हैं? यस, इंस्टीट्यूट के जर्नल में या इंस्टीट्यूट की न्यूज़लेटर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स वो होती हैं जो सिंपल नॉर्मल फॉन्ट के अंदर विदाउट एनी स्पेशल कलर, विदाउट एनी स्पेशल डिजाइनिंग, सिंपल टेक्स्ट लिखा जाता है, जैसे रिक्वायर्ड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन न्यू दिल्ली ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। सहारनपुर पुराने सितंबर बैच की बुक में पेज नंबर 265 के ऊपर है। So, a member is permitted to give classified advertisements in journal or newsletter of institute for sharing professional work or seeking partnership or salaried employment of accountancy। सिर्फ सीए का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स और ईमेल एड्रेस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्पैनलमेंट, ये गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाऊंगा जो जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है लर्न करनी है। एम्पैनलमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एम्पैनलमेंट क्या होता है? काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पैनल बना लेती है। द टर्म पैनल इंप्लाइज अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल पर्संस जिनके थ्रू हम एक पर्टिकुलर काम को करा सकते हैं। जैसे आरबीआई पैनल बनाती है, उसको कोई बैंक ऑडिट्स वगैरह अलॉट करने हैं, तो सीएजी पैनल बनाता है गवर्नमेंट ऑडिट्स को अलॉट करने के लिए। तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने फर्म के नेम को पैनल का पार्ट बनाने के लिए अप्लाई कर सकता है? मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और मुझे पता चला कि सीएजी एक पैनल बनाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उस लिस्ट में जिन जिन सीए फर्म के नाम होते हैं उन्हीं को ऑडिट ऑफर की जाती है। तो क्या हम इंटरेस्टेड होंगे उस पैनल में अपने नाम को, अपनी फर्म के नाम को ऐड कराने में? डेफिनेटली वी विल बी, बट इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम अपने नाम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये इंक्वायरी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वेदर अ पैनल एग्जिस्ट? क्या आपके यहां कोई इंटरनल ऑडिट का, कॉन्करेंट ऑडिट का, रेवेन्यू ऑडिट का, इंस्पेक्शन का, इन्वेस्टिगेशन का कोई पैनल एग्जिस्ट करता है? नो, यू कांट इंक्वायर। हाउएवर, जहां पर आपको पता है कि एक पैनल एग्जिस्ट करता है, यू मे अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं उस पैनल का पार्ट बनने के लिए। फिर यदि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने ये पैनल बना रखा है, उसने आपके नाम को सेलेक्ट किया इंटरनल ऑडिट कराने के लिए, उसने आपको लेटर भेजी कि योर नेम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर कैरिंग आउट द इंटरनल ऑडिट ऑफ
3 of our branches for the financial year 17-18, please state your fees. आप अपनी फीस बताएं। तो क्या हम उनको फीस बता सकते हैं? क्या हम उनको फीस बता सकते हैं? बोलो यस। लेकिन क्या रिप्लाई में इंटरनल ऑडिट के साथ बाकी चीजों की फीस भी बता दूं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कराओगे तो इतनी होगी, टैक्स ऑडिट कराओगे तो इतनी होगी, इंस्पेक्शन कराओगे इतनी होगी, कॉन्करेंट ऑडिट की इतनी होगी, रेवेन्यू ऑडिट की इतनी होगी? नो 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 नो। तो देखिए, एम्पैनलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पैनल एग्जिस्ट करते हैं, अ मेंबर इज फ्री टू रिक्वेस्ट टू प्लेस हिज नेम ऑन द पैनल। However, roving inquiries, रोविंग से मतलब बेसलेस, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन आप इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या पैनल है? एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल के लिए ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। इट इज परमिसिबल क्या? टू क्योट द फीस ऑन इंक्वायरीज बीइंग रिसीव्ड, जैसे इंटरनल ऑडिट का मैंने एग्जांपल लिया। हाउएवर, इसके रिप्लाई में एक प्रिंटेड या जीरोक्स कॉपी ऑफ स्केल ऑफ फीस, स्केल पूरा कि इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे, पूरा एक मेन्यू कार्ड बना देना जैसे, वो अलाउड नहीं होगा। इट विल नॉट बी अलाउड। हाजरा, एडवर्टीजमेंट जहां पर जो एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो होगा सिटी स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक। Next one, publication of name or firm name in telephone or other directory. टेलीफोन डायरेक्टरी में आप नाम दे सकते हैं, हां बिल्कुल दे सकते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट देकर ना, स्पेशल फीस देकर नहीं, बॉक्स के अंदर नहीं, बैकग्राउंड देकर नहीं। वो डायरेक्टरी जो एक सिटी के लिए बनाई गई है, उस सिटी में आपका ऑफिस है, आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अंदर जहां आपका नाम आता है वहां पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। कोई स्पेशल फॉन्ट साइज नहीं, कोई एडिशनल फीस नहीं, कोई कलर्ड बैकग्राउंड नहीं, कोई भी चीज जो अलग से आपके नेम को एडवर्टाइज कर रही हो, वो चीज परमिटेड नहीं होगी। दैट विल नॉट बी परमिटेड एट ऑल। बुलंदशहर बेयर स्टेटमेंट का मतलब होता है जो चेंज हुआ है सिर्फ उसके बारे में लिखें, फालतू कहानी कोई नहीं, फालतू कहानी कोई नहीं। अगर एम्पैनलमेंट के फॉर्म निकलते हैं तो आप उन फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट भी एक फॉर्म निकालता है एवरी ईयर बिगिनिंग में, जिसका नाम होता है MEF फॉर्म, नोन एज मल्टीपर्पस एम्पैनलमेंट फॉर्म। तो आप इस फॉर्म को इंस्टीट्यूट के पास फिलअप करके सबमिट करा सकते हैं। इंस्टीट्यूट जहां जहां पैनल एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप आपकी फर्म का नेम फॉरवर्ड कर देता है। टेलीफोन डायरेक्टरी सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इशूइंग हैंडबिल्स। हैंडबिल से हमारा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हैंडबिल्स? द टर्म हैंडबिल इंप्लाइज लाइक एक पैम्फलेट, जैसे संडे के पेपर में बहुत सारे पैम्फलेट आते हैं, तो इसी तरह से आप भी कोई पैम्फलेट बनाकर, लीफलेट बनवाकर न्यूज़पेपर में डलवा सकते हो, या जैसे कोचिंग के पैम्फलेट एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोचिंग सेंटर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी तरह से प्रोफेशनल सर्विसेज के पैम्फलेट बनवाकर इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर, ROC ऑफिस के बाहर क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं? नहीं, नहीं। हां, मुझे अपने क्लाइंट को देने हो तो लाइक GST की रिटर्न की ड्यू डेट की मैंने एक लीफलेट बना दी और क्लाइंट को दी है, क्या क्लाइंट को दे सकता हूं इस तरीके से एक लीफलेट बनवाकर क्लाइंट्स को? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ मेंबर इज नॉट परमिटेड to distribute the handbill to person other than his client in matter like जो प्रोफेशनल मैटर हैं, टैक्स लॉ के चेंज हो गए, कंपनी लॉ के चेंज हो गए, एटसेट्रा।
पब्लिकेशन ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। क्या एक सीए कोई बुक लिख सकता है? ये सारी गाइडलाइन प्रैक्टाइजिंग सीए के लिए है। क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए बुक लिख सकता है? लिख सकता है। बुक में अपना नाम दे सकता है कि मैंने लिखी है बुक। हां बिल्कुल। क्या अपनी फर्म का नाम दे सकता है? आई एम पार्टनर ऑफ सो एंड सो फर्म, पार्टनर ऑफ सो एंड सो फर्म। A member is not permitted to indicate his association with any firm of chartered accountant in a book published by him. अच्छा, क्या ग्रीटिंग कार्ड्स पर, इनविटेशंस पर फर्म का नाम दिया जा सकता है? यस, बिल्कुल दिया जा सकता है। ग्रीटिंग्स के ऊपर, इनविटेशन कार्ड के ऊपर आप अपनी फर्म का नाम दे सकते हैं, बट कंडीशन है these greeting cards, invitations are being given to clients, relatives and friends. आपने ये इनविटेशन कार्ड किसको दिए हैं? क्लाइंट्स को, रिलेटिव्स को एंड द क्लोज फ्रेंड्स को। A member is permitted to use the designation chartered accountant as well as name of firm in greeting card, invitation, letters regarding change in office, provided given to client, relative and close friends. This one is important. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल को दे सकते हैं, लिखा नहीं है बट इंप्लाइड है, ऑफिस का स्टाफ है तो बिल्कुल दे सकते हैं। क्लोज फ्रेंड्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, सारे ही क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिसको देंगे हम। नेक्स्ट, soliciting the professional work by making roving inquiries. By making roving inquiries. क्या हम कोई भी पर्सन, लेट से एक मैरिज में एक बिजनेसमैन से मुलाकात हो गई, एक फ्रेंड से मुलाकात हो गई, क्या सीधा उससे पूछ ले भैया कोई काम है तो दे दो? क्या ऐसे इंक्वायरी कर सकते हैं क्या? नो, नो। Soliciting the professional work by making roving inquiries बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट होता है जनरली, वो अलग चीज है। पार्टनर के रिलेटिव को नो नो नो, ध्यान देना इस पर। सेल्फ, अपने को अलाउड है, पार्टनर के रिलेटिव्स को अलाउड नहीं होगा। पार्टनर के रिलेटिव्स को अलाउड नहीं होगा। रोविंग का मतलब होता है विदाउट एनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्पाउस का रिलेटिव हमारा भी रिलेटिव होता है जोधपुर। कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि यदि एक ऑडिटर को रिमूव किया जाता है तो बिफोर द रिमूवल ही मस्ट बी गिवन अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इज इट और नॉट? क्या कंपनी लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि ऑडिटर को रिमूव करने से पहले ऑडिटर को एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा प्रोविजन है। तो यदि ऑडिटर को एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो किस लिए है? ताकि वो अपनी बात बता सके कि मैंने अपने काम को डिग्निफाइड तरीके से किया है, इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स किया है, ड्यू केयर किया है, स्किल के साथ किया है, कंपिटेंसी के साथ किया है, एंड आई एम विलिंग टू कंटिन्यू प्रोवाइडेड कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट एग्रीज टू। क्या मैं इस रिप्रेजेंटेशन को डिफेमेटरी तरीके से लिख लूं वर्क को सॉलिसिट करने के लिए? वेदर एनी डिफेमेटरी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस रिप्रेजेंटेशन जस्ट टू सॉलिसिट द वर्क, कि मेरे को रहने दो इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ऑडिटर? नो, एवरीथिंग यू राइट इन दिस रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन ए डिग्निफाइड मैनर, विदाउट यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, without defaming any person, without defaming any person. Representation should not be used to secure needless publicity
and soliciting for his continuance as an auditor. However, it may be set out in a dignified manner that how he has been acting independently throughout his term of office and his willingness to continue as an auditor if reappointed by the shareholders. Next one, acceptance of original professional work. Sometimes it may happen कि like एक पर्सन हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है दूसरे पर्सन से। एक सीए ने अपने एक क्लाइंट को अपने एक फ्रेंड सीए से इंट्रोड्यूस कराया। लेट्स से सीए एक्स एंड सीए वाई। सीए एक्स का क्लाइंट है मिस्टर ए। सीए एक्स और ए ऑफिस में बैठे हैं। सीए वाई अप्रोच करता है, इसके ऑफिस में आता है। तो एज ए मैटर ऑफ कर्टसी एक्स ने वाई और ए को इंट्रोड्यूस करा दिया एक दूसरे के साथ। इन दोनों की मुलाकात करा दी। अब इस मुलाकात में एक्स ने वाई की तारीफ कर दी थोड़ी सी कि वाई बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग करता है और बड़े अच्छे अच्छे केस डिफेंड कर रखे हैं इसने आईटी-80 में। ठीक है, और वाई ने भी अपना विजिटिंग कार्ड ए को दे दिया। 2-4 दिन के बाद ए ने अप्रोच किया वाई को और कहा कि हम अपना टैक्स का मैटर जो मिस्टर एक्स डील करता था वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको देना चाहते हैं। बताएं, वाई से ए की इंट्रोडक्शन मुलाकात कराई किसने? एक्स ने। और वाई एक्स का ही काम ले उड़ेगा तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्लियर प्रोविजन है, acceptance of original professional work emanating from a client introduced by another member not permitted, allowed नहीं होगा, allowed नहीं होगा। अच्छा, ओरिजिनल की जगह कोई और काम, लेट से कोई आरओसी का पेंडिंग मैटर चल रहा है बड़े सालों से, देन वो इसको देना चाह रहे हैं। एमिनेटिंग का मतलब आना, ओरिजिनल वर्क का आना, रिक्वेस्टिंग द वर्क। कोई दूसरा काम ऑफर करे, कोई दूसरा काम ऑफर करे तो उसमें गाइडलाइंस कहती हैं एडवाइज द क्लाइंट कि आप मेरे को इस काम को एक्स के थ्रू दें, एक्स के थ्रू दें। रीजन बीइंग, इन जनरल यदि ये मुलाकात ना होती, इन दोनों की मुलाकात ना होती, आरओसी का काम ए एक्स को कहता और एक्स आरओसी का काम करता नहीं है तो वो अपने आप किसी सीए को कहता, तो क्या इस सीए से फीस शेयरिंग करता या नहीं करता? बताओ जरा। यदि एक सीए दूसरे सीए को काम देगा तो क्या वो फीस शेयरिंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इसलिए गाइडलाइंस कहती हैं कि यदि ओरिजिनल वर्क के अलावा कोई और काम दिया जाए देन इट इज रिक्वायर्ड कि ये एडवाइस करे इसको कि आप मेरे को अपने सीए के थ्रू अप्रोच करें। However, if any professional work comes to him directly, it should be his duty to ask the client that he should come through the other member जो आपके ओरिजिनल वर्क को डील करता है, ओरिजिनल वर्क को डील करता है। नेक्स्ट वन फिर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरव्यू। हिसार फीस शेयरिंग तो अलाउड है ना दो सीए के बीच में, क्लॉज 2-3 दोनों में कहा गया है फीस शेयरिंग अलाउड है। पब्लिक इंटरव्यू, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक में लाइक टीवी में, अखबार के लिए कोई इंटरव्यू दे सकता है? दे सकता है, बट इट शुड नॉट बी रिजल्ट इनटू एनी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट अंडर बॉक्स नंबर, बॉक्स नंबर क्या होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस के बॉक्स नंबर होते हैं, पीओ बॉक्स नंबर,
यदि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस ना देकर आप चाहते हैं कोई एडवर्टीजमेंट करना और उसका जो रिस्पॉन्स आए वो आपका एड्रेस ना हो, कोई अननोन एड्रेस हो, आपने क्या किया, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को अवेल कर लिया। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज को, तो पोस्ट ऑफिस एक सर्विस देता है बॉक्स नंबर फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में आपको एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स लॉकर की तरह से अलॉट हो जाता है, उस पे आप अपना ताला लगा लो, चाबी अपने पास रख लो, जो भी लेटर आएंगी आपकी, लेटर पे एड्रेस नहीं लिखा होगा, बॉक्स नंबर लिखा हुआ होगा, जो भी लेटर आएंगी इस नंबर पे पोस्ट ऑफिस आपकी लेटर को इस बॉक्स के अंदर डाल देगा। आप 5 दिन में जाओ, 10 दिन में जाओ, डेली जाओ, ताला खोलो, जो लेटर आई हुई है उठा करके ले आओ। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है सीए की कोई भी एडवर्टीजमेंट बॉक्स नंबर के अंडर नहीं होगी, कोई भी एडवर्टीजमेंट बॉक्स नंबर के अंडर नहीं होंगी, आप अपनी डिटेल दो पूरी। तो सॉलिसिटेशन के रेफरेंस में ये 10-11 पॉइंट हैं जो काउंसिल ने गाइड कर रखे हैं, जिसमें मेन पॉइंट है आपके इन टोटल 4। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, एम्पैनलमेंट। क्या एक सीए अपने नेम को अप्लाई कर सकता है एक पैनल का पार्ट बनवाने के लिए? यस, कोई इशू नहीं है। हाउएवर, क्या एक पैनल की एग्जिस्टेंस को इंक्वायर किया जा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पैनल की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस पैनल को बनाया उसकी तरफ से आपसे फीस पूछी जाए एक पर्टिकुलर सर्विस की, क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं? जवाब है हां, आप रिप्लाई कर सकते हैं। बट क्या रिप्लाई में आप पूरा स्केल ऑफ फीस की प्रिंटेड कॉपी भेज सकते हैं? जवाब है नो। जवाब है नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन। क्या ग्रीटिंग कार्ड पर इनविटेशन फॉर मैरिज, रिलीजियस सेरेमनी, इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस या लेटर्स रिगार्डिंग चेंज इन ऑफिस प्रीमाइस, इनके ऊपर आप अपना डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म का नाम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउड है, प्रोवाइडेड ये इनविटेशन, ये ग्रीटिंग कार्ड, ये लेटर आपने अपने क्लाइंट्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड को भेजी है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 कंपनी लॉ का पॉइंट है। आपने आईपीसीसी ऑडिट में भी पढ़ा होगा कि जब एक ऑडिटर को रिमूव किया जाता है बाय द कंपनी, देन देयर इज ए रिक्वायरमेंट द कंपनी मस्ट गिव ए राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर टू बी रिमूव्ड, सो दैट वो अपनी बात कंपनी को बता सके कि उसका रिमूवल जस्टिफाइड क्यों नहीं है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करते वक्त क्या ऑडिटर कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकता है? क्या किसी डायरेक्टर को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए उस रिप्रेजेंटेशन में कोई बात लिख सकता है? क्या ऐसी बातें, कंपनी तो फ्रॉड करती है, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वीक है, सिर्फ बिना बात की पब्लिसिटी लेने के लिए, क्या ये चीजें अलाउड होंगी? क्या ये एक सीए को, हमारे प्रोफेशन को डिग्निफाइड रखती है ये चीजें? नहीं। यदि आपको कंपनी नहीं रखना चाहती है, आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव बातें बताएं कि आपने अपने काम को इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किया है, आपने ड्यू केयर को एक्सरसाइज किया है, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी के साथ काम किया है, और यदि कंपनी के मैनेजमेंट या शेयर होल्डर विलिंग है, देन आई एम विलिंग टू कंटिन्यू, देन आई एम विलिंग टू कंटिन्यू ओनली, अदरवाइज ओके, आप रिमूव करना चाहते हैं कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो रिप्रेजेंटेशन किसी नीडलेस पब्लिसिटी के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेट आउट इन ए डिग्निफाइड मैनर ओनली। पब्लिक इंटरव्यू अलाउड है, पब्लिसिटी की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। बुलंदशहर मैंने ऊपर क्लियरली लिखा है, तो इस लाइन को अब और कैसे बताऊं? पार्टनर के क्लाइंट को ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं क्या? मैंने जब यहां पर बिल्कुल पार्टनर लिखकर क्रॉस लगा दिया, तो इस चीज को कैसे और बताऊं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, नॉट अलाउड।
फिर बात आ जाती है वेबसाइट की गाइडलाइंस की। वेबसाइट की गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट को पता कैसे चलेगा कि किसी ने अवेल कर रखी है या नहीं? कंप्लेंट जाने के ऊपर इंक्वायरी होती है आगरा, अदरवाइज कुछ नहीं। अदरवाइज तो आपको भी पता है कितना मिसकंडक्ट हो रहा है, आपके ऑफिस में ही बहुत हो रहा होगा। बुलंदशहर जरूरी नहीं है कि पार्टनर का क्लाइंट आपका भी क्लाइंट हो, क्योंकि पार्टनर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता है, दूसरी फर्म में भी पार्टनर हो सकता है। भोपाल, पोस्ट बॉक्स में खुद के लेटर मंगवा सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग द पर्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट। इसको कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, फिर भी एक बार दोबारा जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। नंबर 1, क्या सीए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं? हां। क्या वेबसाइट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नो। क्या कोई कलर की चॉइस पर रेस्ट्रिक्शन है? नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ कलर्स। आप अपनी वेबसाइट अपने पर्सनल नेम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं। वेबसाइट कौन से मॉडल पर बनेगी? पुल मॉडल पर बनेगी, पुश मॉडल पर नहीं बनेगी। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन वेबसाइट बी सर्कुलेटेड। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जनरल वे में किसी को सर्कुलेट नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट जब तक आपसे कोई रिक्वेस्ट ना करे, जब तक आपसे कोई रिक्वेस्ट ना करे। Solicitation of people to visit their website is not permitted। जैसे यदि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एक पर्सन ने अपने लेटर हेड पर यह लाइन लिखी, विजिट आवर वेबसाइट, और एक ने लिखा वेब एड्रेस, सीधा वेब एड्रेस ये है हमारा। क्या ये वर्ड यूज करना विजिट आवर वेबसाइट सॉलिसिटेशन मान लिया जाएगा? क्या ये वर्ड यूज करना विजिट आवर वेबसाइट सॉलिसिटेशन मान लिया जाएगा? हां, ध्यान रखें, ये सॉलिसिटेशन मान लिया जाएगा, ये मिसकंडक्ट बन जाएगा, ये मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट वन, वेबसाइट में कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक मेंबर का नाम, फर्म का नाम, फर्म कब बनी थी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, क्या आप सर्विस दे रहे हैं, पार्टनर का नाम, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, जॉब वैकेंसी, कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या आप असाइनमेंट हैंडल करते हैं। क्लाइंट का नाम नहीं देंगे, क्लाइंट का नाम नहीं देंगे। मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू यूज द लोगो, लेकिन आईसीएआई का कॉमन लोगो, आईसीएआई का कॉमन लोगो कौन सा? ये वाला, ये आप यूज कर सकते हैं, इट इज परमिटेड, और कोई लोगो आप यूज नहीं कर सकते। फोटोग्राफ्स नॉट अलाउड, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो अलाउड है। बुलेटिन बोर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट रूम, चैटिंग करने के लिए अलाउड है, लेकिन सिर्फ किसके साथ? चैटिंग एमंग मेंबर्स ऑफ आईसीएआई, बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट्स, और किसी के साथ, दोस्तों के साथ चैटिंग नहीं। अब कहोगे पता कैसे चलेगा? तो वही तो बात है, पता तो चलना नहीं है। लिस्टिंग ऑन सुटेबल सर्च इंजन, लिस्टिंग ऑन सुटेबल सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, याहू मैसेंजर, उनके ऊपर क्या आप अपनी वेब एड्रेस को लिंक करा सकते हैं सर्चिंग के पर्पज से? हां। तो उसके लिए आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं? लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि कोई पर्सन गूगल में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट डाले तो आपकी फर्म का नाम भी आ जाए, सीए डाले आपकी फर्म का नाम आ जाए, इंडियन सीए, इंडियन सीपीए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ऐसे ही कॉम्बिनेशन। डिटेल should be so designed that it does not amount to solicitation। ये solicitation की रेफरेंस में नहीं होना चाहिए। वेबसाइट should ensure
सीक्रेसी ऑफ मैटर्स ऑफ क्लाइंट हैंडल्ड थ्रू द वेबसाइट। एडवर्टीजमेंट बैनर का, जो मैंने कल आपको बनवाया था ड्यूरासेल का इस तरीके से, फिर किसी ने कहा फेयर लवली का, वो अलाउड नहीं होंगे। इंडियन सीपीए, जैसे वर्ल्ड वाइड सीपीए वर्ड फेमस है ज्यादा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, बट इंडिया में तो सीए वर्ड फेमस है। कोई बात नहीं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, कहते हैं इंडिया में कौन सा सीपीए है, इंडियन सीपीए। इंडियन सीपीए कौन है? कोई भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो है हमारे। वेबसाइट में प्रोवाइड ए लिंक टू द वेबसाइट ऑफ आईसीएआई, इसकी रीजनल काउंसिल, ब्रांचेस, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जरा बताना। एक पर्सन ने अपनी वेबसाइट पे ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, इसका लिंक दिया। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, या एक पर्सन ने कोई CAGST ग्रुप नाम से कोई वेबसाइट बना रखी है, उसने अपनी वेबसाइट पे इसका भी लिंक दे दिया। क्या ये लिंक अलाउड है? नो। इंस्टीट्यूट का, उसकी काउंसिल का, उसकी ब्रांचेस का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, सिर्फ इनके लिंक अलाउड हैं, ये फालतू के लिंक अलाउड नहीं होंगे। क्या जरूरी है आपकी फर्म का नाम और आपकी वेबसाइट का एड्रेस सेम हो? नो, एड्रेस में भी डिफरेंट, एड्रेस में भी डिफरेंट। क्या वेबसाइट पर क्लाइंट का नाम और फीस चार्ज दे सकते हैं? नो, नेम ऑफ क्लाइंट एंड फीस चार्ज इज नॉट परमिटेड टू बी गिवन ऑन वेबसाइट, but when it is required by a regulator, whether or not under any law in India or outside India, तब दे सकता हूं क्या? Disclosure of name of client or fees charge on the website is permissible only where it is required by a regulator. और यदि किसी रेगुलेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप क्लाइंट का नाम और फीस देते हैं तो नीचे उस रेगुलेशन का रेफरेंस जरूर देंगे कि आपने अपनी वेबसाइट पर क्लाइंट का नाम और फीस किस रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के कारण दिया है। Members are required to inform website address to ICAI on annual basis. अच्छा, अब देखो इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एक सीए ने अपनी न्यू वेबसाइट डेवलप की और डेवलपमेंट के टाइम पर आईसीएआई को इंटीमेशन नहीं दी, क्या वो गिल्टी होगा? गाइडलाइन में क्या लिखा है? मेंबर आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म वेबसाइट एड्रेस टू आईसीएआई ऑन एनुअल बेसिस। किसमें? इन द फॉर्म फिल्ड बाय द मेंबर वाइल पेइंग एनुअल फीस। अब बताओ जरा, यमुनानगर देखो ना लाइन क्या है और मेरा क्वेश्चन क्या है। सीए ने नई वेबसाइट बनाई और नई वेबसाइट का इंटीमेशन नहीं दिया। बताओ देना है क्या ये इंटीमेशन? क्या ये इंटीमेशन देना है? बनाने के वक्त, सत्य निकेतन बनाने के वक्त, सीकर ठीक है, सहारनपुर ठीक, जोधपुर ठीक, लुधियाना ठीक, आगरा ठीक, नहीं देना, कोई गिल्टी नहीं है। ये एनुअल फीस के टाइम पर, एनुअल फीस जब पे करते हो तब देना होता है, राइट? वेबसाइट शुड मेंशन द डेट अप टू विच इट इज अपडेटेड। किस डेट तक ये अपडेटेड है। सो आपका होमवर्क भी मैंने सारा आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं लेता हूं करंट एग्जाम के, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। मैं ले रहा हूं इसके क्वेश्चन 31 ऑनवर्ड्स। फेसबुक या अदर मीडिया पे उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड 6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। अपना पेज बना सकते हैं, बिल्कुल बना, वेबसाइट का पेज बना सकते हो। बुलंदशहर 1 या 2 नंबर आगे होंगे क्वेश्चन, बस नवंबर 9 का क्वेश्चन ढूंढ लो अपनी बुक में। इसका 31वां है तो इसका भी 31वां है, सेम है, 31 सेम नंबर। पुल और पुश मॉडल मुजफ्फरनगर, अभी बताता हूं, एक बार क्वेश्चन कर ले। मिस्टर एक्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द प्रोप्राइटर ऑफ एक्स एंड कंपनी, wrote several letters to the assistant registrar of cooperative society stating that though his firm was on the panel of auditor, उसको कोई ऑडिट वर्क अलॉट नहीं किया गया आज तक, और उसने रिक्वेस्ट की कि इस मामले को देखा जाए। बताएं जी, आप पैनल का पार्ट बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप इस तरीके से काम मांग सकते हैं कि मैं आपके पैनल में हूं और आपने मेरे को काम नहीं दिया, कृपया ध्यान दें और मुझे भी कुछ काम दें? क्या यह सॉलिसिटेशन बाय पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउड होगी? क्या यह सॉलिसिटेशन बाय पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउड होगी? कृपया ध्यान दें, आपने मुझे काम नहीं दिया। नो, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Question number 32. PQR and Associates, Chartered Accountant, have their website और लेटर हेड पर उन्होंने लिखा विजिट आवर वेबसाइट। विजिट आवर वेबसाइट। नंबर 2, इन द वेबसाइट नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल भी उन्होंने दिया, ओके। नेम ऑफ प्रोमिनेंट क्लाइंट एंड फीस चार्ज भी दिखा दी। एक एक करके चारों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला, विजिट आवर वेबसाइट। विजिट आवर वेबसाइट, इज इट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन? विजिट आवर वेबसाइट, इज इट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन? यस, इट इज ए सॉलिसिटेशन। रिजल्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। क्या वेबसाइट के ऊपर नेचर ऑफ असाइनमेंट दिखाई जा सकती हैं? यस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्लाइंट और उनसे कितनी फीस चार्ज की जा रही है वो बताया जा सकता है? नेम ऑफ द क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज। इसमें आपको आंसर थोड़ा सा ठीक करके लिखना होगा, सीधा नो नहीं कहोगे, सीधा नो नहीं कहोगे। इसके आंसर में क्या लिखोगे? यस, लुधियाना, बिल्कुल। ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अ रेगुलेटर, वेदर और नॉट दैट रेगुलेटर इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ए लॉ आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर सोडी, a chartered accountant in practice, proposed to be removed as an auditor of company, makes unsubstantiated and derogatory remarks against the management of his company in his representation under section 140. पहला क्वेश्चन, रुको जैन, पहला क्वेश्चन, क्या आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं टू सॉलिसिट द वर्क? पहला क्वेश्चन, वेदर द रिप्रेजेंटेशन फॉर सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क इज अलाउड? यस, इट इज अलाउड। हाउएवर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज representation should be set out in a dignified manner. It should not be designed so as to secure needless publicity. It should not contain any derogatory remark. It should be set out in a dignified manner. यहां पर गलत हुआ है। रिजल्ट,
क्या ये पर्सन गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? यस, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हांसी, हमारी तरफ से कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है। हांसी, नो ऑडियो प्रॉब्लम। इन क्लॉज की वायोलेशन करने पर क्या होगा बताएं जरा। जोधपुर का एक क्वेश्चन आया है जो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। इन क्लॉजेस की वायोलेशन सारी कौन से शेड्यूल में कवर होती है जोधपुर? शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 क्या होगा? यह सत्य निकेतन वाशी 3 महीने तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम काटा जा सकता है और फाइन इंपोज किया जा सकता है अप टू रुपीज कितने तक का? 1 लाख रुपीज तक का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34। A letter is sent by a chartered accountant in practice to the Ministry of Finance inquiring whether a panel of auditor is being maintained by the ministry। यदि हां तो मेरा नाम इंक्लूड कर लो। बताओ मुझे जरा, क्या हम पैनल की एग्जिस्टेंस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं? पैनल में मैंने बताया पैनल एग्जिस्ट करता है, आप नाम अप्लाई कर सकते हैं, बट टू कंडक्ट रोमिंग इंक्वायरी टू डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल नॉट परमिटेड, इट इज नॉट अलाउड। रिजल्ट, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6। May 12, Mr. M, a practicing chartered accountant, sent a letter to another firm of chartered accountant claiming himself to be another firm को pioneer in licensing with central government ministry, its allied department, for getting various government clearances for which he had claimed to have expertise, list of his client, detail of staff, etc. In general, क्या एक सीए दूसरे सीए से वर्क सॉलिसिट कर सकता है? पहला क्वेश्चन, वेदर अ सीए कैन सॉलिसिट द वर्क फ्रॉम अनदर सीए? यस, इट इज अलाउड। बट क्या अपनी इस रिक्वेस्ट में ये चीजें लिखना दैट आई एम पायनियर इन लाइजनिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, गेटिंग गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, स्पेशल एक्सपर्टीज है मेरी और ये मेरे क्लाइंट हैं? इस तरह की चीजें सॉलिसिटेशन की डेफिनेशन में चली जाती हैं एंड हेंस दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Next one, question number 36. Mr. Honest wrote 2 letters. किसको? दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, requesting them to allow him some professional work as he did not have a significant practice or client। उसने एक और फर्म को लेटर लिखी, एबीसी फर्म को, फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क। मिस्टर क्लेवर आईसीएआई को इन्फॉर्म करता है अबाउट ऑनेस्ट अप्रोच टू सिक्योर प्रोफेशनल वर्क। क्या एक सीए दूसरे सीए से वर्क सिक्योर कर सकता है? यस। तो इसमें मिस्टर क्लेवर को क्या परेशानी है? पता नहीं। क्या इंस्टीट्यूट इस कंप्लेंट पर कोई एक्शन लेगा? इंस्टीट्यूट विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट, नो एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट। ठीक है, ये मैंने अब आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं और अब आपको एक काम बहुत बहुत जरूर करना है, इग्नोर मत करना उस काम को। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, 18 से 30 तक आप अपने आप प्रैक्टिस